Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्टेन डिस्टेंस r पर सिचुएटेड दो गोलों पे चार्ज 4q और 2q है। उन गोलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स F है। यदि दोनों को टच कराया गया फिर से उसी डिस्टेंस पे रख दिया गया तो उनके बीच में जो फोर्स होगा अब क्या हो जाएगा? या फोर्स F ही रहेगा या आधा हो जाएगा या 1/4 या 1/8। तो देखो ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट। इससे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों ही मैं आपको समझा दूं। स्पर्श करा के फिर से उसी डिस्टेंस पे अगर रख दिया जाए तो देखो फोर्स होता क्या है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब Q1 का मतलब 4Q और Q2 का मतलब 2Q और बटे शॉर्ट डिस्टेंस आर स्क्वायर। इनका रेशियो हम निकालते हैं फाइनल से। ये इनिशियली फोर्स था, अब फाइनल क्या हो जाएगा के Q1 Q2। अब देखो अब उनका Q1 Q2 होगा, क्या होगा, यही चैलेंज है। तो याद रखना, कभी भी दो को स्पर्श कराया जाए फिर उसी दूरी पे रख दिया जाए तो जो ओवरऑल चार्ज होता है वो दोनों को सम कर दो। जब 4 में हम -2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, जो बचे उसको इक्वल इक्वल बांट दो, यानी कि दोनों पे चार्ज हमारा 2 को इक्वल इक्वल बांटोगे तो Q होगा, यानी कि Q1 Q2 बटे डिस्टेंस वही रही, अब की बार भी आर स्क्वायर ही रही। तो देखो जब इनको रेशनलाइज करेंगे तो Q से Q कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्योंकि दूरी तो सेम रही। ऊपर बचा 8 और नीचे बचा 1। अगर 8 की वैल्यू F थी तो 1 की वैल्यू F बटे 8 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। देखो मैंने क्या समझाया, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने एक बार सही से समझ लिया फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो गलत नहीं होगा। यहाँ पे सपोज आपका 40 कूलाम और 20 कूलाम होता, सेम क्वेश्चन होता, 40 कूलाम और 20 कूलाम होता, तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि 40 और 20 को रिजल्टेंट आपका कितना आया, 40 माइनस 20 यानी कि 20 आया। 20 को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो यानी कि 10-10, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक पे चार्ज कितना हो जाता, 10-10। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 40 और 20 है, यहाँ पे 10-10 है, रेशनलाइज होकर 0 से 0 कट गया, फाइनल फिर 8 और 1 आ गया। यानी कि अगर यहाँ पे 40 और 20 भी आ जाए तो कैलकुलेशन में 0 से, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे तो कैलकुलेशन में 0 से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सेकेंड थिंग ये, अब देखो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ये है कि दो है चार्ज, एक पे चार्ज है 2Q, कितना है 2Q, दूसरे पे चार्ज है -2Q और उनके बीच में फोर्स था 10 न्यूटन। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टाइप है, इसी टाइप का दूसरा वेरिएबल जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब क्या किया गया, इन दोनों को पहले स्पर्श कराया गया, पहले मिलाया गया, तो फिर नया फोर्स क्या होगा, सेम ऑप्शन है सपोज एक नया ऑप्शन और है 0। अब देखो ध्यान से समझना, अगर दोनों पे 2Q - 2Q है तो मैंने बताया था पहले तो इन पे फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे के Q यानी कि 2Q इंटू 2Q बटे आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे फाइनली तो फाइनली मैंने बताया था दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, दोनों को पहले जोड़ दो तो 2Q प्लस, अब इस पे माइनस है तो -2Q, तो जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया, 0। इसका मतलब अब की बार जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखना है। इसी स्पर्श कराने वाले क्वेश्चन में एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा जब दोनों पे डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस है जैसे मान लो एक पे चार्ज होता 30 और एक पे चार्ज होता 10, तो जब दोनों को पास ले आएंगे, एक पे माइनस का 10 होता, तो जब स्पर्श करा के दूर कर देंगे तो फिर रिजल्टेंट कितना बचेगा, 20। 20 को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, 10-10 हो जाएगा चार्ज फाइनली वाला। लेकिन अगर इस पे भी +30 है और माइनस इस पे -30 है और पहले अगर फोर्स था 10 न्यूटन, तो फिर जब मिला के दूर कर देंगे, अगर दोनों पे सेम होता है और निगेटिव होता है, एक पे पॉजिटिव होता है, तो फिर जो फोर्स हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो देखो टाइम जरूर लगा, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो आशा करता हूँ कि अब आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर डिस्टेंस पर दो पॉइंट हैं, चार्ज हैं +Q और -Q, उनके बीच में फोर्स F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, मतलब एक कांस्टेंट हो, स्टेशनरी हो, दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के सर्कुलर पाथ में चक्कर काटे, ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो, जो वर्क डन होगा क्या होगा, वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q, ठीक है, W बराबर VQ। अब आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि अगर सर्कुलर पथ में एक यहाँ पे सपोज ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है सिमिलर, कि प्रोटॉन है वो आपके रेस्ट में है और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो एक टाइप पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, तो उस केस में भी 0 होगा, क्योंकि अब इसमें देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, आपको पता है सर्कुलर पथ में। इसको कई लड़के ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सर्कुलर पथ है
तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि यहाँ से जा रहा है और यहीं पे फाइनली आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, विस्थापन जीरो होगा, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो वहाँ से वो कोरिलेट करके जो कि सोच लेते हैं, जो आंसर तो गलत लाता है जीरो, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि सपोज यहाँ से घूम के गया और फिर यहाँ से घूम के इस आर डिस्टेंस पे सपोज पूरा चक्कर नहीं लगा पाया उसने, ठीक है, तो वर्क डन आप जीरो कैसे कह सकते हो? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए वो जीरो होता है। और सिमिलर आप उसको भी याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा लड़के गलती करते हैं। देखो 2 माइक्रो, और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर इनमें 4 माइक्रो कूलाम भी लिखा है और 2 माइक्रो कूलाम भी लिखा है तो आप अननेसेसरी कैलकुलेशन मत करने लग जाना कि माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 से गुणा करो तब उसे कूलाम में बदलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम रेशनलाइज करेंगे तो वो मात्रक का फ़र्क नहीं पड़ता है रेशनलाइज करने में, इसलिए आप उसमें कैलकुलेशन अननेसेसरी ना करने लग जाना। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती होने के कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 इक्वल हैं और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतने सेंटीमीटर है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P/2L। तो सब गलती आप ये मत करना कि आपने P का मान रख दिया 2 माइक्रो कूलाम, 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, ठीक है। अब आपने 2 और L का मान आप 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 गुणा 10⁻⁻2 रखोगे तो आपका 3 और ये 12 यानी कि डी ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि गलत होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एयरफोर्स के फेवरेट टाइप है ये, कि उसमें जो 2L होती है वो पूरा ये डिस्टेंस होती है। सपोज यहाँ पे +Q और -Q जो डाइपोल होता है वो उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है बीच की उस पूरी डिस्टेंस को हम 2L कहते हैं, यानी कि इस 2L को पूरे को हम 3 कंसीडर करेंगे, ना कि यहाँ पे 2 अलग और L अलग करेंगे। तो आंसर हमारा B आएगा, यानी कि 6 × 10⁻⁻8। और ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए भी किया कि अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हो जिससे मैंने ये क्वेश्चन लिए तो इसके आंसर शीट में आंसर D दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखो मैं आपको और 2-4 बातें यहाँ पे साथ में बताना चाहता हूँ। नोटबुक में लिख सकते हो कि जो कूलाम का नियम होता है वो न्यूटन, सपोज क्वेश्चन पूछा गया कि कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, तो न्यूटन की गतिविषय का तृतीय नियम पालन करता है, ठीक है। मैं जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाएगा कि कूलाम, एक कूलाम का देखो MKS मात्रक होता है कूलाम चार्ज का, और CGS होता है स्टेट कूलाम। तो उसमें जो होता है 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अब देखो अगर 1 स्टेट कूलाम बराबर पूछता है तो वो हो जाएगा 1/3 इधर आएगा। अब 1 स्टेट कूलाम निकालना है तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। 2 सेकेंड थिंग ये, और थर्ड थिंग ये कि देखो जब मैं अगर आपको चार्ज पढ़ा रहा हूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक और बात यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि सपोज 2 चार्ज हैं, ठीक है, उनके बीच में फोर्स जो है वो F है। वो कहेगा कि उनके बीच में फोर्स F है, अगर बीच में क्या करें हम वाटर यानी कि जल रख दें तो नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स ऑप्शन होंगे F/2, F/6, F/80। तो याद रखना कि F/80 यानी कि बताना ये चाह रहा हूँ कि जो फोर्स होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके परावैद्युत, ठीक है। अब देखो पर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे आपका जो वाटर है, जी सबसे पहले तो आप 2 चीज वैसे कोष्टक में दे देगा क्वेश्चन में, जैसे कांच के लिए 6 होता है, ठीक है, अगर कांच माध्यम बीच में रख दें, और जल के लिए आपका 80 होता है, ठीक है। और जो जैसे अगर सपोज कहता है पीतल या कोई भी धातु है, मेटल है, उसके लिए आपका अनडिफाइंड यानी कि अनंत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि सपोज ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 2 चार्ज है, उनके बीच में फोर्स आपका F है, अगर उनके बीच में पीतल रख दें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पीतल, तो फिर क्या होगा, तो फिर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया फोर्स होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका के परावैद्युतांक। अगर ये रखा है तो ये इसका होता है अनंत मान होता है, और अगर F/अनंत करेंगे तो फिर किसी भी अगर ऊपर कोई अगर संख्या और उसके नीचे अगर हम अनंत से डिवाइड करते हैं तो फिर वो 0 आता है। तो परावैद्युतांक इसका ऐसे भी पूछ सकता है कि फोर्स 2 के बीच में F था, कुछ फोर्स था, अगर बीच में कैरोसिन तेल रख दें तो क्या होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो डिक्रीज होगा, तो नया जो रिजल्टेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप, और एक और बात जो आप जब देखते हो 1/4π ε0, जो ε0 यहाँ पे आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी बीमा पूछी गई थी एक पेपर में, तो आप याद कर लो मैट्रिक। देखो वहाँ पे अगर एग्जाम हॉल में बीमा निकालने लगते हो तो फिर बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो कुछ डायमेंशन जैसे प्रेरकत्व हो गया और ये हो गया, तो इनकी सबकी बीमा आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको याद कराने का थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करो, -1 -3, तो ऐसे अब देखो क्या है, ये आपकी इसकी निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा होती है। देखो MLTA लिख लो,
उसके बाद -1 लिखो, उसके बाद 1 जोड़ के 2 लिख दो, -3 उसमें 1 जोड़ के 4 लिख दो। तो बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको डायरेक्ट याद कर लेते हो कि या कोई ट्रिक बना के याद कर लेते हो, लेकिन याद कर लेना। और एक चीज़ और, जो आपका वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायमेंशन क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? फोर्स E बराबर F/Q। तो F/Q, Q की क्या होती है? AT। तो इसकी और फोर्स की सबको पता होगा, तो जब निकालोगे तो निकलता है MLT की -3 और A की पावर -1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सदिश राशि है। तो ये पॉइंट, बिकॉज ये रिवीजन सेशन है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ जो चीज़ें मैं क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, और अगर वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित गोलीय चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 4 ऑप्शन हैं आपके। शून्य होता है, बाहर भी शून्य होता है, गोले के भीतर शून्य, तथा बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम हो जाता है। तो देखो ऑप्शंस आप लोग पढ़ लो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनसाइड तो जीरो होता है, इनसाइड क्या होता है? जीरो। और आउटसाइड वो किस तरह से वेरी करता है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी कि उसकी दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोले के भीतर शून्य होता है तथा बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। R1 और R2 त्रिज्याओं के दो गोलों के पृष्ठ आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो उनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे चुका हूँ, आप याद रखो 1:1। एक घन के शीर्ष पर Q आवेश रखा है, घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। देखो जो 6 एप्सिलॉन नॉट होता है वो उसके फलक की बात करें, अगर आप क्यूब की बात करो तो जो क्यूब होता है उसमें जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे और 2 इस तरफ। तो इस तरह से 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना कि अगर फलक कहा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? कहाँ पे रखा है? उसके शीर्ष पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स आपके 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। अगर कॉर्नर्स की बात करें तब फिर 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर गॉस की प्रमेय से कोई डायमेंशन आएगी तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आएगी। देखो मैं आपको हर स्लाइड में एक अच्छी बीमा याद करा रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप डायमेंशन याद, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए जो विद्युत फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, वो एक अदिश राशि होती है, वेक्टर नहीं होता है। कैसा होता है? स्केलर होता है। सबसे पहले बात तो यही याद रखना कि फ्लक्स जो होता है वो अदिश राशि होता है, उसका मात्रक होता है m l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। देखो फिर से एक बार, m l की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -। इसको निकालते कैसे वो भी बता दूँ। जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? E A। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड की आप निकाल सकते हो, और एरिया क्या होता है? L²। तो फिर आप इसको जब प्रॉपरली मर्ज करोगे तो ये आएगा। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ बीमाएँ ऐसी होती हैं कि अगर वो आपको याद होंगी तो एग्ज़ाम में आपका बहुत टाइम सेव होगा, और ये आपको अभी पता नहीं चलेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे होंगे, और आप जब देख के ही क्लिक करोगे डायमेंशंस को। इतनी पकड़ बना लो, इतनी कमांड बना लो कि मतलब हर रास्ता आपको पता होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे उससे चले जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो है, तो V का दूरी R के साथ जो ग्राफ होगा, जो चेंज होगा, वो किस तरह से होगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली R²। तो देखो इसका क्या हो जाता है? V कांस्टेंट होगा तभी तो E जीरो होगा, यानी कि उस पर R पे डिपेंड नहीं करता है, V नियत। और R दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों डाइपोल्स की वजह से जो फोर्स होता है वो R की पावर -4, क्योंकि एक डाइपोल का R² इनडायरेक्टली वाला और दूसरे का R², तो ये R की पावर 4 के इनडायरेक्टली। देखो जो नए लड़के होंगे उनको लग रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन बहुत कम देते हैं, तो देखो रीज़न सिर्फ यही है कि जो मुझसे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि मेरा जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है, क्योंकि मैं स्लाइड पूरी ले लेता हूँ। अब उस स्लाइड में सपोज मुझे 2 क्वेश्चन आपको समझाने हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं पीछे करा चुका हूँ, तो मैं जो करा चुका होता हूँ वो मैं उसका एक्सप्लेनेशन अगेन नहीं करता हूँ। तो इसका सिर्फ आपको यही है कि अगर आपको डिटेल में देखने तो आप चैनल पे जाके सारे ही प्लेलिस्ट में अगर वीडियोस विजिट करोगे तो डेफिनेटली कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन यहाँ नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ, उसका मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं कराया हो, मैंने अच्छे से बताया था। ठीक है, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता और छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितने गुना होगी? 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी या 16 गुनी? तो देखो ट्रिकी अप्रोच क्या है इसकी कि आप रेडियस बड़ी बूंद की और छोटी रेडियस में आप रेशनलाइज करके कैसे लिखो
कि यहाँ पे जितनी बूंदें बनाई जाएंगी वो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ऐसी संख्या होगी जिसका क्यूब रूट लिया जा सकेगा। जैसे या तो कहेगा 64 छोटी बूंदें बनाई गई, या कहेगा 125 बनाई गई, या कहेगा 216, या जैसे कि 8, यानी कि जो भी यहाँ पे होगा उसका क्यूब रूट आप ले सकते हैं। और इसको डिटेल में मैंने नहीं बताया कि उसका वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। तो 8 है तो आपको 8 का क्यूब कितना होगा 2। तो आपको बड़ी आर और छोटी आर यानी कि बड़ी बूंद की त्रिज्या और छोटी बूंद की त्रिज्या में रेशियो जो है वो देख के ही आप निकाल सकते हो। अब धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपसे बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में अगर उसकी रेडियस दोगुनी है तो धारिता भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि 64 बूंदें हैं, अब देखो आप मेंटली करना सीखो। 64 होता तो आपने देखा 4 का क्यूब होता है, तो इसमें क्या हो जाता 4 गुना। सपोज इसमें कहता है 125 बूंदें अगर बनाई गई हैं, 125 बूंदें बनाई गई तो आर और आर का रेशियो आप 5 लिखते तो उसमें 5 गुना हो जाता। तो ठीक है, तो आपको ऐसे मेंटली करने की आदत डालनी। आवेशित चालकों को एक चालक से जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जो चार्ज का जो पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, उनकी धारिताओं। तो देखो धारिता की विमा अगर आप निकालने बैठोगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा। आप याद रखना m-1 l की पावर -2 t की पावर 4 और a की पावर 2, ये आप याद रखना। इसकी विमा किसकी, धारिता की। मैंने आज आपको 3 विमाएँ बतानी हैं और 3 विमाएँ जो बताई हैं अगर आपने लिखी हैं तो हो सकता है इन्हीं में से आपको कोई विमा मिल जाती है। ये डायमेंशंस याद होना ऐसा होता है कि आपको सीधे 1-2 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संधारित्र पर आवेश को बढ़ाया जाता है, चार्ज को बढ़ाएंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है विभवांतर, और विभवांतर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है धारिता। विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, इसमें बढ़ेगी कह रहा है तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, चार्ज अगर बढ़ाया जाता है, जैसे कि अब देखो एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, इसकी प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो जो अनचेंज रहता है वो चार्ज रहता है। ठीक है, आज आप लोग एक नोटिस कर रहे हो चीज़ की मैं एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं दे पा रहा हूँ, उसका रीज़न अभी बता रहा हूँ। जब कैपेसिटेंस में वायु के स्थान पर के पर रखा जाता है तो धारिता के गुना बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। इसका हो जाएगा 0। संधारित्र को बैटरी से पश्चात दूरी आधी कर दी जाए तो कौन सी राशि आधी हो जाएगी। अब देखो दूरी आधी करी गई है तो उसका विभवांतर आधा हो जाएगा। ठीक है, धारिता 2 गुनी हो जाएगी। धारिता क्या होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर ये आधी करी गई है तो कैपेसिटेंस 2 गुना होगा, और ये अगर कैपेसिटेंस 2 गुना होगा धारिता, और वी और धारिता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फिर ये विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज में क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि आज वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं दी है। रीज़न ये है कि बिल्कुल भी मूड नहीं था यार वीडियो बनाने का। फॉर्चुनेटली अनअकैडमी का जो आपका इंटरनेट टेस्टिंग है वो सक्सेसफुली हो गया है, तो वहाँ पे भी अब मैं मतलब अब हो सकता है कि कल से वीडियोस वहाँ पे पब्लिश करने लगूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो तो कुछ ना कुछ तो आपको दे दूँ। तो मैंने सोचा ये 3 जो गॉस की प्रमेय और धारिता से ये 2-4 क्वेश्चंस लेके ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका वीडियो आ जाता है तो पूरे दिन आपका पढ़ने में मन भी लगा रहता है। यार मैं एक इंसान हूँ, क्या क्या करूँ, यहाँ भी करूँ वहाँ भी करूँ, अपना भी पढ़ना होता है और अपनी भी प्रिपरेशन चल रही है। आपको पता है कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन भी ब्रेक नहीं कर सकता। तो यार बस अब मेंटल सपोर्ट की नीड होती है यार ऐसे टाइम पे, जब कभी कभी लगता है यार हार मान लूँ, अब वीडियोस बनाना बंद कर लूँ, बहुत बार मन करता है यार छोड़ देता हूँ, चैनल कर देता हूँ बंद, तो डिमोटिवेट होने लगता हूँ। तो आप लोगों के जो कमेंट होते हैं वो हमें मोटिवेशन दे देते हैं कि यार बहुत सारे लड़कों की मैं होप हूँ, तो इसलिए मैं करता रहता हूँ, इसलिए अनअकैडमी पे भी जा रहा हूँ। केवल मेरा मोटिव अनअकैडमी पे जाने का केवल मनी नहीं है, बस यार आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो हर लड़का एजुकेशन हर लड़के तक पहुँचे, फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पढ़ें। ठीक है, तो ये सब है, बस यार मोटिवेट कर दिया करो। चैनल यार ग्रो नहीं हो रहा है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताओ, प्लीज़ शेयर करो। और लक्ष्य एयरफोर्स के लिए PDF EDF के लिए मैंने वो बना दिया है। जैसे ये वीडियो है आज का, तो इसकी PDF हो सकता है मैं उसके फेसबुक ग्रुप पे डाल दूँ, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपको कमेंट से डिस्क्रिप्शन में इसका वो लिंक मिल जाएगा उसका, तो वहाँ से जाके आप कम्युनिटी पे भी आप देख लेना, वहाँ पे लक्ष्य एयरफोर्स के फेसबुक का पेज का लिंक होगा, वहाँ से जाके ऐड हो जाओ। और आज यार मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन स्टिल वीडियो आ गया है तो कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स में शेयर कर देना। जय हिंद।